नेक्स्ट इज बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके हम पढ़ते हैं पहले पोस्टुलेट्स कि बोहर ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू बोहर सबसे पहले तो जो एटम है उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जो रदरफोर्ड ने बताया था। तो सेम इसमें भी है, लेकिन इसने ये भी कहा कि प्रोटॉन के साथ इनमें न्यूट्रॉन्स भी हैं। जब रदरफोर्ड मॉडल आया था तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में, बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इनके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं वो हमें जो है डिटेल बोहर्स मॉडल से मिलती है। अगर सपोज करो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स हैं। ऐसे वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स हैं जिनको इसने नाम दिया शेल्स का, या जिनको कहते हैं ऑर्बिट्स, या एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इन शेल्स को उसने नंबर किया 1 2 3 4 सो ऑन, या इनको जो है डेजिग्नेट किया KLMN सो ऑन के साथ इनको डेजिग्नेशंस दी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बोहर्स मॉडल का था वो ये डिस्कवरी थी, ये ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पे भी नहीं मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, या मूविंग इन द फिक्स सर्कुलर पाथ्स, जिनको नाम उसने क्या दिया, ऑर्बिट्स का नाम दिया। क्योंकि इसको मैंने बोला कि एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, तो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है, इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बोहर ने दिया, और फॉर्मूला था E nth इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला था फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। इसमें ये सारे कांस्टेंट्स हैं, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, n है ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये हमारा n क्या हो जाएगा, E1, और इनमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल करने के बाद आ जाएगा -21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। सारे कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ को फिल करके ये आ जाएगा। और n स्क्वायर का मतलब फर्स्ट शेल की हम निकाल रहे हैं तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये एनर्जी कितनी आएगी, -21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल पर एटम। और अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल्स में और पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1312 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, फर्स्ट शेल की कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, ये किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब तक इस शेल में मूव करता जाएगा तब तक इसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जबकि रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है शेल इसके न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। जब एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब एनर्जी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और न्यूक्लियस में उसको क्या होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए, और एटम जो है इससे डिसअपियर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसने बोहर ने क्या बताया कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ नहीं करता है। जब तक इस शेल में घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स, और वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ फिक्स एनर्जी वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोई भी हो सकती है। जो फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी इतनी है, जब सेकंड शेल में होएगा तो उसकी एनर्जी, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, उतनी एनर्जी होएगी। तो एक फिक्स क्वांटाइज्ड एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी चेंज होएगी जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट, या कह लो कि अपना शेल जब क्या करेगा, चेंज करेगा। अब नेक्स्ट मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में मूव करेगा तब तक उसकी वैल्यू जो है एनर्जी की वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, जिसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है, मतलब उसकी कुछ ही फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये नहीं कि उसकी एनर्जी 10 है, 10 के बाद 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी। अगर 10 है तो उसके बाद सपोज करो फिक्स्ड वैल्यू 5 है,
5 के बाद क्या है 2 है, तो यहाँ जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये रेडियस जो है एनर्जी लेवल्स का, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया बोहर ने फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। और वो फॉर्मूला है रेडियस जो है इज इक्वल टू A0n² फॉर हाइड्रोजन एटम, और ये A0 की वैल्यू फिक्स है 52.9 पिकोमीटर, और n क्या है, शेल नंबर। तो अगर फर्स्ट शेल होता है तो कितना रेडियस है उसका न्यूक्लियस से, 52.9 पिकोमीटर। और यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक अगर आयंस होते तो फॉर्मूला होता हमारा A0n² अपॉन Z। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। ऐसे एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया बोहर ने फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। इस फॉर्मूले में जो एनर्जी का है, इसमें हमने यहाँ पर Z² लिख देना है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे भी हमारे पास Z क्या है, एटॉमिक नंबर। अब आता है कि हाइड्रोजन लाइक आयंस क्या होते हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए है। अब हाइड्रोजन लाइक आयंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लाइक हाइड्रोजन एटम। ऐसे आयंस जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लाइक द हाइड्रोजन एटम, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लाइक आयंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल He+, He के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 लाइक हाइड्रोजन एटम। Li2+, Li का एटॉमिक नंबर 3, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये 2 एग्जाम्पल्स होगी हाइड्रोजन लाइक आयंस की। फर्स्ट पॉस्टुलेट था इसका कि सेंट्रम में एटम के क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन फिक्स पास में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पास में मूव कर रहे हैं, जिनको बोहर ने क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स या शेल्स का। इनको नंबर करते हैं 1 2 3 4 के साथ, या डेजिग्नेट करते हैं बाय KLMN के साथ। और इनकी एनर्जी जो है, जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है तो एनर्जी उसकी क्या है, फिक्स्ड, एक क्वांटाइज्ड एनर्जी है, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया बोहर ने फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड होती है, कुछ ही वैल्यूज़ हो सकती है एनर्जी की, ये नहीं कि कोई भी एनर्जी की वैल्यूज़ की हो सकती है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया बोहर ने फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स पे इसके, बोहर्स मॉडल के। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है 6th पॉस्टुलेट। जब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, इसकी भी क्या होएगी, फिक्स्ड वैल्यूज़ होएंगी। और उनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया बोहर ने, MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम क्या है, होल नंबर मल्टीपल किसका है, h/2π का। इस फॉर्मूले से एंगुलर मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 7th है पॉइंट इसका कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में मूव करता जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जब तक इसमें मूव करता जाएगा तब तक ना इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लूज़ करेगा और ना ही एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। ये एनर्जी का लॉस और गेन कब होएगा, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट क्या करेगा, चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल, 4 शेल्स बना लेते हैं यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इस शेल से इस शेल में जा रहा है, सेकंड से फोर्थ में जा रहा है, तो इसको यहाँ पे जाने के लिए एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ये लेवल की एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी कितनी है, E4। जो बोहर ने फॉर्मूला दिया था एनर्जी कैलकुलेट करने का, सेकंड और फोर्थ शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे उस फॉर्मूले से। दोनों लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन करनी पड़ेगी इस ऑर्बिट में जाने के लिए।
ऐसे अगर इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ वापस जंप करना है तो इतनी ही एनर्जी, दोनों लेवल की एनर्जी का डिफरेंस, इतनी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, लूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आ सकता है इस स्पेस में या इस स्पेस में। इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ मूव कर सकता है, इन ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी एनर्जी 10 ले लेती हूँ, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40, समझने के लिए हम एक वैल्यू ले रहे हैं कि एनर्जी ऐसे बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की। जैसे इलेक्ट्रॉन पास जाएगा न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ एनर्जी लिखी 10, 20, 30, 40। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या 10 होएगी या 20 या 30 या 40, कुछ ही फिक्स्ड वैल्यूज़ होंगी। 10 और 20 के बीच वाली एनर्जी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती, 20 से 30 वाली वैल्यू नहीं हो सकती, 30 से 40 वाली वैल्यूज़ नहीं हो सकती। इसी का मतलब होता है क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड मतलब कुछ ही, यही कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की हो सकती हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कब चेंज की अपनी, जब उसने अपना ऑर्बिट क्या किया, चेंज किया। जब ऑर्बिट अपना चेंज करेगा तभी एनर्जी का लॉस या एनर्जी का क्या होएगा, गेन। अब सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट में है, इससे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। इसका मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास, न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकता और न्यूक्लियस में फॉल नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये हमारे पास पोस्टुलेट्स से बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। हमने फॉर्मूला लिखा है एनर्जी कैलकुलेट करने का जो बोहर ने दिया है, इसमें हमने माइनस साइन यहाँ पे यूज़ किया है। माइनस का मतलब एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव है। अब एनर्जी क्यों नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन की, हम सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब इलेक्ट्रॉन को सपोज कर लेते हैं पहले इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे है तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आर्बिट्रेरली हम क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करता हुआ न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर सकता है इतने डिस्टेंस से, तो जब अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, लूज़ होती है। अट्रैक्शन से एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर पहले एनर्जी हमने ज़ीरो ली थी और अब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इसका मतलब अब एनर्जी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि पहले ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो से कम होएगी तो वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज़ नेगेटिव। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन इसके बाद हम करते हैं। एक्सप्लेन करना है ये कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या मतलब है। जैसे अभी मैंने बोहर्स पोस्टुलेट्स में समझाया था ये वाला कि क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ एनर्जीज़ की। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी जैसे है हमारे पास, जैसे एनर्जी है या कोई भी क्वांटिटी है, दैट कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली, दैट कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली। लेकिन कैसे चेंज हो सकती है वैल्यू, एंड कंटिन्यूसली टू हैव एनी वैल्यू बट चेंजेस abruptly and discontinuously. To have definite values. क्वांटाइजेशन का मतलब है कोई भी क्वांटिटी जो है वो ग्रेजुअली जो है चेंज नहीं होएगी और कंटिन्यूसली चेंज नहीं होएगी और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, बट वो अब्रप्टली चेंज करती है, डिसकंटिन्यूसली चेंज करती है और उसकी कुछ ही डेफिनेट वैल्यूज़ जो हैं वो हो सकती हैं।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वैल्यू किसी क्वांटिटी की या एनर्जी की ही मैं ले रही हूँ, यहाँ वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, तो 10 के बाद इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये नहीं मैं करूँगी कि 10 के बाद 10.1 हो गया, 10.2 हो गया, 10.3 हो गया। ये कंटिन्यूसली ऐसे और ग्रेजुअली ऐसे जो है चेंज नहीं होगी। क्वांटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्वांटिटी एनर्जी ली, तो ये 10 के बाद जाके जंप करके ऐसे कंटिन्यूसली नहीं होगी, जंप किया, 10 था, धीरे धीरे वैल्यूज़ की बढ़ती गई, बढ़ने के बाद सीधा जो हमें नज़र आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल वो 20 नज़र आ रही है, बीच की कोई वैल्यू हमें नज़र में नहीं आएगी। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं कर रही है, ये ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ती गई और 10 के बाद सीधा जब 20 पहुंची तो उसने जंप किया। 20 के बाद जब सीधी इसकी वैल्यू 30 हुई, बढ़ती गई, लेकिन जब इसकी वैल्यू 30 पहुंची तभी ये ऐसे जंप किया। तो 20 से वैल्यू कहाँ पहुंची? 30 से फॉर एग्ज़ाम्पल 40। तो इसकी कोई भी ऐसी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ ही हैं और वो डिसकंटिन्यूस हैं, अब्रप्टली क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल कर रहे हैं टैक्सी में, तो टैक्सी में स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में यहाँ पे नीडल होगी। स्पीड जैसे बढ़नी शुरू हुई वैसे ये पॉइंटर जो है स्पीडोमीटर का वो कैसे मूव किया? ग्रेजुअली, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली ऐसे कंटिन्यूसली मूव करता गया जैसे जैसे स्पीड बढ़ी। तो ये हमारी जो है ये फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करती है कि क्वांटिटी ग्रेजुअली चेंज हो रही है और कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और हर वैल्यूज़ में आ रही है हमारे पास। लेकिन अगर हम टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें एक फेयर मीटर होता है जो हमें ये बताता जाता है कि कितना जो है अभी तक हम ट्रैवल कर चुके हैं और कितना अभी हमें पे करना है। तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल जो फीड हुई वैल्यूज़ वो रुपी की फॉर्म में फीड हुई हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी की फॉर्म में वैल्यूज़ जो है फीड हुई है। अब गाड़ी चलती जा रही है तो पहले ये 1 रुपी दिखाएगा, वैसे अब उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी चलती जा रही है लेकिन वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही फेयर मीटर में। अब धीरे धीरे 1 के बाद हमें नज़र आएगा यहाँ पे 2 आ गया, अभी भी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है लेकिन वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद ये 2 से क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन 1 और 2 और 3 के बीच वाली वैल्यू इसमें नज़र नहीं आती है, तो इसमें कुछ ही डेफिनेट वैल्यूज़ हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, इसकी कुछ ही फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। जब ये फर्स्ट शेल में है तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जब सेकंड में है तो इसकी वैल्यू यहाँ की फिक्स्ड है, थर्ड शेल में तो वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इनके बीच वाली वैल्यूज़ जो हैं इस इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी।